ये देखें जी, रेट डिफरेंस आ गया 20 और 15 के दरमियान जो रेट डिफरेंस है दैट इज 5%। वैल्यू अबव योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अबव इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 1,04,000 आपके पास आ रहा है, तो 4168 इज अबव, अबव अबव योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये 4168 आ गया। और उसके बाद हम क्या करते थे? उसके बाद हम डिफरेंस लेते थे अबव वैल्यू और बिलो वैल्यू का। दिस इज वैल्यू अबव इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज वैल्यू बिलो इन्वेस्टमेंट। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो ले लेंगे, यानी 104,000 माइनस 94,000, दोनों को मैंने ले लिया और ये मेरे पास 9733 आ गया। तो दोनों को मैंने इस पूरे फार्मूला को मैंने कंप्यूट किया तो मेरे पास 0.024 आया। और वेरी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे? बेस रेट को ऐड कर देते या मिनिमम रेट को ऐड कर देते, क्योंकि बेस रेट आपका 15% है। सो 15% में आप 0.024% यानी 2.14% ऐड करें। सो 0.15 प्लस 0.02414 दोनों को ऐड किया तो 17.14। इस प्रोजेक्ट का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 17.14%। 17.14% डिफाइन करता है कि एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो आपको रिटर्न दे रहा है वो 17.14% है। 17.14% का मतलब है कि अगर मार्केट का रिटर्न जो है वो 20% होगा तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर मार्केट का रिटर्न आपके पास 15% है तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, बिकॉज का इसका इंटरनल रेट मार्केट रेट से ज्यादा है। लास्टली अगर मार्केट रेट आपका 17.14 है और ये भी 17.14 है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, जहां आपको खुद मर्जी है आपकी है कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें। दैट इज अप टू यू। अच्छा जी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वही है, द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, द रेट ऑफ द प्रोजेक्ट रेट एट विच प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। देखें, इसका आईआरआर के अगेंस्ट प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने का तरीकाकार ही यही है कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा हो, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल हो, प्रोजेक्ट इज इनडिफरेंट। और लास्टली अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से कम है, प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज वेरी सिंपल। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू हमेशा हम मार्केट रेट ऑफ रिटर्न पे करते हैं, ये हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे नहीं करते। वी डू नॉट डू इट ऑन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वी डू इट ऑन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि अगर हम इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरी जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी? क्योंकि देखें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रिटर्न जो कि प्रोजेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऑन द अदर साइड नेट प्रेजेंट वैल्यू हम नॉर्मली मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। सो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपका जो कुछ भी हो वो हमने यहाँ अप्लाई करना है। पहले साल का कैश फ्लो, दूसरे साल के कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, थर्ड कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, फोर्थ कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें और इसके अंदर से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें। तो यहाँ हमारे पास वही एग्जांपल चल रही है। देखें, इफ वी अज्यूम द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी मार्केट का रिटर्न जो है 12% है, 12%। अभी इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या था? 17%। सो एज पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के अगेंस्ट भी देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। मैंने क्या किया, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 12% गिवन है, तो 34,000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की, 39 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की, फिर 39 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की, फिर 32 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की। ये सारी प्रेजेंट वैल्यूज मैंने फाइंड आउट की, इनको एडअप किया और इसके अंदर से 100,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकली 10,000। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज जो मुझे मिलने हैं माइनस कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन जीरो है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू
इक्वल टू जीरो है, प्रोजेक्ट इनडिफरेंट है, यानी आपकी मर्जी आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करें ना करें। थर्ड स्टेज वो है जहां आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन जीरो, यानी ये अमाउंट नेगेटिव हो जाए। जहां ये अमाउंट नेगेटिव होगी, दैट इज द प्लेस कि हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ एक पॉइंट हम अगर दोबारा से डिस्कस करें, हम कहें जी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये वो रेट है जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बराबर हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिफाइन किया कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आप इंप्लीमेंट करते हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो निकल आती है, this defines कि market rate of return is equal to internal rate of return. So acceptance criteria on the basis of NPV यानी net present value is कि net present value should be greater than zero. ओके, ये बेसिकली एक ग्राफ है। ग्राफ का मतलब ये है कि जो भी आपके इनफ्लोज हैं, आप उसका डिस्काउंट रेट को ड्रॉप करते जाएं, और जहां ये बेसिकली एक्स एक्सिस पे टकराएगा ये आपका बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे है। ये हमें इतना कुछ को सिर्फ समझने की जरूरत है कि क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखें, जब भी हम इस फॉर्मूले के अंदर ये जो फ्रंट पोर्शन है इनिशियल कैश इनफ्लोज का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, हम बेसिकली इसको डिस्काउंट बैक कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आप ये डिस्काउंट रेट इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू ड्रॉप होती जाएंगी, क्योंकि आपका डिस्काउंट रेट डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, वैल्यू डिक्रीज होती जाएंगी, और एक वक्त आएगा कि वैल्यू आपकी इनिशियल कैश आउटफ्लो से कम हो जाएंगी। और जैसे ही वो कम होंगी, आपके पास जो अमाउंट है वो बेसिकली वाई एक्स एक्सिस से ड्रॉप होके बॉटम पे आ जाएंगे। सो हमारा ये मकसद नहीं है, हमने ना ग्राफिंग करनी है, हमने सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज डिवाइडेड बाय, देखिए ये डिवाइड बना हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, माइनस नहीं, डिवाइड। नेट प्रेजेंट वैल्यू में माइनस करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में डिवाइड करते हैं। तो ये देखें, यहाँ हमने सारी वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की। ये वही वो प्रेजेंट वैल्यू है जो अबव हमें नजर आई है। ये देखें, ये 30,000, 31, 28 एंड 20, और ये देखें ये 30,000, 31, 28 एंड 20, सारी प्रेजेंट वैल्यू को एडअप किया और डिवाइड कर दिया हमने 100,000 जो कि हमारी इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट है। जब हमने इसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया, दैट इज इक्वल टू 1.1। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अगेंस्ट जो डिसीजन क्राइटेरिया बनता है, देखें इसमें क्योंकि डिवीजन है, और जब भी आप डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में कभी भी आंसर जीरो नहीं आता अगर आपके पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर ग्रेटर देन जीरो। व्हेन we are using division and multiplication, answer will never become zero unless आपके पास कोई एक अमाउंट जीरो ना हो। ठीक है, अगर आपका न्यूमिनेटर जीरो है आंसर जीरो आएगा, डिनोमिनेटर जीरो है आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों जीरो नहीं है, सो दैट मीन्स इसका आंसर जीरो नहीं आ सकता। तो जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज की बात करेंगे तो इसका मतलब है ये जीरो नहीं होगा, ये दैट वुड बी ग्रेटर देन जीरो। डिवाइड करेंगे जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आंसर आपका जीरो नहीं आएगा। अब यहाँ हमारे पास आंसर है 1.11। यहाँ डिसीजन क्राइटेरिया फिर वही है, इफ आंसर इज ग्रेटर देन वन, जैसे हम टू को टू पे डिवाइड करें आंसर आएगा वन, थ्री को टू पे डिवाइड करें आंसर वुड बी ग्रेटर देन वन। सो इट मीन्स कि टू को टू पे डिवाइड करें तो इनफ्लोज और आउटफ्लोज इक्वल है। सो जब इनफ्लोज और आउटफ्लोज इक्वल है आंसर वन आएगा। तो डिसीजन क्राइटेरिया इज व्हेन आंसर इज ग्रेटर देन वन प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, व्हेन आंसर इज इक्वल टू वन प्रोजेक्ट इज इनडिफरेंट। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर वन के इक्वल आएगा, अब ये दो चीजें डिफाइन करेगा साथ ही। पहली चीज, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि आंसर वन है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड ऑन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न एनपीवी विल बी जीरो। एनपीवी कहाँ जीरो होती है? जहाँ आईआरआर आपका
मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल हो जाए, या आईआरआर पे अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें तब आपकी एनपीवी जीरो होती है। अब यहाँ क्योंकि डिवीजन हो रही है तो लिहाजा अगर इसका आंसर वन आता है तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। इंडिफरेंस पॉइंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इंडिफरेंस पॉइंट के ऊपर आपकी अपनी मर्जी है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट। बट इफ आंसर इज ग्रेटर देन वन इट मीन्स प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, बट ऑन द अदर साइड इफ आंसर इज लेस देन वन, लेस देन का मतलब है न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर आंसर इज लेस देन वन सो दिस डिफाइंस के आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो हमने यहाँ चार टेक्निक्स पढ़ी। पहली टेक्निक्स थी पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में आपने सिर्फ चीज़ों को अकोमोडेट करना होता है, आप अकोमोडेट करते हैं अपने रिटर्न्स को, जैसे यहाँ है रिटर्न्स को अकोमोडेट करते रहेंगे और उसके बाद ए प्लस ए मीन्स ईयर, कौन सा साल जिसके वेरी नेक्स्ट ईयर में आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हो रही है। बी मीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सी मीन्स कमुलेटिव इन्वेस्टमेंट जिसके बाद का अगर कैश फ्लो अगर आप ऐड करते हैं, जैसे इसमें अगर आप ये वाला कैश फ्लो ऐड करते हैं तो यू गो बियॉन्ड योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो सी मीन्स कि वो कमुलेटिव रिटर्न जिसके अंदर नेक्स्ट रिटर्न अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर ग्रेटर देन हो जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। डी इज वेरी नेक्स्ट कैश फ्लो जिसको अगर हम सी में ऐड करें तो हमारी इन्वेस्ट हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से आगे चले जाते हैं। तो ये हो गया पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड जितना कम होगा उतना अच्छा है। पे बैक पीरियड के बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है वो रिटर्न जो बेसिकली इंटरनली ये प्रोजेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि हमने प्रोजेक्ट के इनफ्लोज और आउटफ्लोज का रिटर्न फाइंड आउट करना है और हम इसको इंटरपोलेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। इंटरपोलेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम तरीका कार है कि हम जितने भी कैश इनफ्लोज यानी पहले साल दूसरे तीसरे चौथे साल में जो मुझे पैसे मिलने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को सपोज करूंगा। मैं एक दफा एक रेट अप्लाई करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और अगला रेट सपोज करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू शुड बी लेस देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करूंगा, रेट डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय वैल्यू अबव इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू अबव माइनस वैल्यू बिलो, 104,000 माइनस 94,000, ये रेट आ जाएगा और इसमें मिनिमम रेट ऐड कर दूंगा 20 में, और 15 में छोटा जो रेट है दैट इज 15%, 15% को उसमें ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट है मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आप फाइंड आउट करेंगे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। अगर आप मार्केट रेट ऑफ रिटर्न की जगह इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ अप्लाई करते हैं बॉटम में तो आपकी एनपीवी जीरो हो जाएगी। सो एनपीवी इक्वल टू जीरो का मतलब है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर नॉर्मली नहीं फाइंड आउट करते क्योंकि हमारी कोशिश होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम बेनिफिट। लास्ट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज जो पहले दूसरे तीसरे साल में चौथे साल में मुझे जो इनफ्लोज मिलने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड कर दूंगा। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन वन प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। इफ वैल्यू इज इक्वल टू वन इज दिस डिफाइंस इन डिफरेंस पॉइंट कि आपकी मर्जी है यहाँ एक्सेप्ट करें या नहीं। इफ वैल्यू इज लेस देन वन this defines that I should not undertake this project. So this is all about capital budgeting techniques.